हेलो दोस्तों। पॉलिटी की क्लास में आज हम सबसे पहला चैप्टर पॉलिटी का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्ष का एकाधिकार दिया। 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल का एकाधिकार दिया। मतलब एलिजाबेथ प्रथम ने जो कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था, उसे जेम्स प्रथम ने 1609 में अनिश्चित काल कर दिया। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया था। कंपनी को पूर्वी देशों के साथ किस तरह से व्यापार करना है और किस तरह से शासन प्रशासन करना है, उसके लिए ये एक्ट बनाया जाता था। खास करके कंपनी किस तरह से अपना काम करेगा, उसके लिए ये एक्ट बनाया जाता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति की सिफारिश पर इसे लाया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला प्रावधान देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। सबसे पहले यहीं पे हो गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। दूसरा प्रावधान क्या था? तो बम्बई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तीसरा प्रावधान था कि अब से कंपनी सैन्य राजस्व नागरिक से जुड़े मामलों का रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देगी। अगला क्या था प्रावधान? तो कंपनी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेगी। अगला प्रावधान क्या था? तो कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से रिश्वत या उपहार नहीं लेंगे। अगला प्रावधान क्या था? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नोट में यहाँ देखिए, नोट में यहीं से केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। तो कहाँ से? तो 1773 के एक्ट से केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। केंद्रीय शासन प्रणाली वैसे शासन प्रणाली को कहते हैं जहाँ केंद्र में कोई बॉडी रह करके और बाकी क्षेत्र पे शासन प्रशासन करता है। तो यहाँ आप देखिएगा, इसका पॉइंट नंबर जो है दूसरा में देखिए कि बम्बई व मद्रास को, मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसीलिए इसे केंद्रीय शासन प्रणाली यहीं से स्टार्ट हुआ। इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई। इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई। सेटलमेंट एक्ट है 1781। 1773 के भूल को दूर करने के लिए 1773 के एक्ट में जो भी त्रुटि हो चुकी थी, उसी को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था सेटलमेंट एक्ट। इसका सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है 1784। इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया था? तो कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। नोट में यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही व्यापारिक मामले देख रही थी। इसी के साथ भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन का मतलब हो गया कि एक ही इंसान पे दो तरह से शासन, वही हो जाता है द्वैध शासन। तो देखिए, एक ही इंसान पे जो है राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, अब और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। तो इसी के साथ भारत में द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन जो है स्टार्ट हो गई। दूसरा देखिए, इसका प्रावधान क्या था कि कंपनी युद्ध करके जो भी क्षेत्र जीतेगी वह ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। अब से कंपनी जो भी क्षेत्र युद्ध करके जीतेगी वो ब्रिटिश का ही क्षेत्र कहलाएगा। नाखुश होकर वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटेन वापस लौट गए। उसी को खुश करने के लिए अगला अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट 1786। 1784 के एक्ट का संशोधन, देखिए कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दे दिया गया। दूसरा इसमें प्रावधान क्या था? जो बंगाल का गवर्नर होगा वही कंपनी का सेनापति या कमांडर इन चीफ होगा। तो इस हिसाब से प्रथम कमांडर इन चीफ कौन हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम याद रखिएगा, यही सब नाम पूछता है। अगला देखिए, चार्टर एक्ट है 1813 का। इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये अंशतः किया गया था, पूर्णतः नहीं किया गया था।
नोट में देख लीजिए यहाँ पे, पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब जो है ब्रिटेन की और भी कंपनियों को, अगला पॉइंट में देख लीजिए, ब्रिटेन की और कंपनियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में चाय, पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार करेगी। पहले जो भारत में व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब सिर्फ भारत में चाय का व्यापार करेगी, बाकी पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार करेगी। अगला देखिए क्या प्रावधान था, तो भारत में शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष बजट दिया गया था। पांचवा प्रावधान क्या किया गया था, तो भारत में ईसाई मिशनरियों को बसने एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, ताकि ईसाई का जो है जनसंख्या बढ़ सके, धर्म प्रचार हो सके। अगला प्रावधान देखिए कि स्थानीय सरकार को कर वसूलने का अधिकार दिया गया। 1813 के एक्ट से स्थानीय सरकार को कर वसूलने का अधिकार दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसी का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। कब किया गया था? 1833 में किया गया। नोट में देख लीजिए यहाँ पे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंग, याद रखिएगा नाम, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। दूसरा प्रावधान क्या किया गया था, तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति विधिक सलाहकार के तौर पर की गई थी। तो प्रथम विधिक सलाहकार कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। अगला प्रावधान क्या किया गया था, तो गवर्नर परिषद पूरे भारत के लिए एक बजट बनाएगी। कौन बनाएगी, तो गवर्नर परिषद। कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कंपनी आप जो भी नियुक्ति करेगी उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले भेदभाव किया जाता था, गोरा काला का, यही नस्ली भेदभाव जो है किया जाता था। अमीरी गरीब का भी भेदभाव किया जाता था, जात पात का भेदभाव किया जाता। अगला देखिए 5 नंबर के पॉइंट में, कि कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो एक व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी भारत में चाय हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं बेच पाएगी। अगला देखिए पॉइंट क्या है, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासनिक कंपनी बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ प्रशासनिक, मतलब शासन प्रशासन का अधिकार। अगला देखिए प्रावधान क्या है, कि संविधान निर्माण का धुंधला संकेत दिखाई देने लगा। कब? 1833 के एक्ट से। अगला प्रावधान क्या था, प्रयास किया गया कि सिविल सेवा परीक्षा हो, पर नहीं हो पाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे रोक लगा दिया। क्यों नहीं हो पाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे रोक लगा दिया। अगला प्रावधान देखिए, कि प्रयास किया दास प्रथा समाप्त होने का, पर नहीं हो पाया था। तो 1843 में लॉर्ड एलन बारे ने समाप्त कर दिया था दास प्रथा को। अगला देखिए एक्ट है 1853 एक्ट। इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया था, सिविल सेवा परीक्षा का प्रावधान किया गया था। दूसरा, नई विधान परिषद का गठन हुआ, जिसे बाद में लघु संसद कहा गया। नई विधान परिषद का गठन हुआ जिसे बाद में लघु संसद कहा गया। अगला देखिए, कि नई विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसी के जस्ट 1 साल के बाद 1858 में ये अधिनियम आया था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम इसी को कहते हैं। तो इसमें पहला प्रावधान क्या था, तो कंपनी का शासन समाप्त कर उसे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। मतलब कंपनी अब शासन प्रशासन हो, व्यापारिक तो 1833 में खत्म हो ही गया था, लेकिन शासन प्रशासन जो है 1858 में पूर्णतः अब कंपनी का खत्म हो गया। अब वो उसे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अगला प्रावधान क्या किया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का जो पहले गवर्नर जनरल था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। इसमें प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय। तीसरा प्रावधान क्या किया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया और इसके अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब भारत मंत्री या भारत सचिव को दे दिया गया। प्रथम भारत सचिव कौन हो गया, तो लॉर्ड स्टेनले। प्रथम भारत सचिव कौन हो गया, लॉर्ड स्टेनले। नोट में देखिए, भारत सचिव को ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना अनिवार्य था। मतलब जो भी भारत सचिव बनेगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना उसका अनिवार्य था।
चौथा देखिए प्रावधान क्या किया गया, तो भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद, भारत सचिव जो है उसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया जाएगा, 15 मेंबर वाला होगा। भारत सचिव और भारत परिषद दोनों मिला के हो जाएगा भारत सरकार। अगला देखिए मुगल बादशाह का अंत कर दिया गया। अब यहाँ से मुगल बादशाह का अंत हो गया। इससे पहले मुगल बादशाह को पेंशन वेंशन दे करके जो अंग्रेज रखता था, बाद बाकी यहाँ से जो है मुगल बादशाह का जो है अंत कर दिया गया। अब इसके बाद जो है कोई मुगल बादशाह नहीं बन पाएगा। अगला देखिए भारत शासन अधिनियम 1861। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ माना जाता, मतलब संवैधानिक विकास जो है वो कब 1861 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ ऐसा माना जाता है। तो सर्वप्रथम भारतीयों को कानून निर्माण में भागीदारी दे दी गई। कानून निर्माण में देखिए इससे पहले क्या होता था कि भारतीयों के लिए जो भी कानून बनता था वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में बनता था। तो भारतीयों के लिए अगर कानून कुछ बनेगा तो उसमें भारतीयों का होना अनिवार्य हो गया। दूसरा क्या किया गया, देखिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। वायसराय अब अध्यादेश जारी करके किसी चीज को रोकना या बढ़ाना जो है उसमें शामिल हो जाता है, जो अधिकतम कितना 6 माह तक रहेगा, मतलब अध्यादेश जारी करके किसी भी चीज को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, मतलब कैबिनेट प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इसका मतलब देखिए कि अलग अलग मंत्री को अलग अलग। अगला देखिए इसमें प्रावधान क्या किया गया था, तो प्रांतों में विधान परिषद का गठन होगा। तो बंगाल में देखिए कब हुआ, 1862 में विधान परिषद का गठन हुआ बंगाल में। उत्तर पश्चिम प्रांत में 1861 में हुआ विधान परिषद का गठन। और पंजाब में 1897 में गठन हुआ विधान परिषद का। अगला इसमें देखिए प्रावधान क्या किया गया था, तो वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद में कुछ सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। कौन करता, तो वायसराय करता है। किसमें करता है, तो केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय जो केंद्र में जो विधान परिषद था उसमें मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग कौन था, तो वायसराय था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिलकन राव को शामिल किया। क्या किया, तो मनोनीत करके केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया। बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज को, सर दिनकर राव को। अगला देखिए भारत शासन अधिनियम 1892। भारत शासन अधिनियम 1892, इसका पहला प्रावधान क्या किया गया था, तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो 1892 में पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किया गया था। अगला देखिए सर्वप्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसका दूसरा प्रावधान क्या किया गया था, तो पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति मतलब सीधे सीधे नहीं चुन करके, अप्रत्यक्ष मतलब हम अगर प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो प्रतिनिधि फिर उसको चुन रहा है। इस तरह से पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ हुई। अगला देखिए कि केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई।